लोग, तो एम्प्लॉय लिस्ट और ये डिलीट यहाँ पे थे। जैसे डिलीट पे क्लिक करते हो ये डिटेल आ, तो हम इसका व्यू थोड़ा ठीक कर लेते हैं। कैसे करोगे? कंट्रोलर और एम्प्लॉय कंट्रोलर, और यहां पे डिलीट, तो इस पे राइट क्लिक किया, फोटो व्यू, ये व्यू था जहां पे हम कर। तो इसमें आपको ये देखो @model, ये आपका मॉडल है, डिलीट एक ही रिकॉर्ड होगा। और यहां पे हेडिंग चेंज कर दो, डिलीट एम्प्लॉई, और यहां पे क्लास प्राइमरी टैग और डेंजर। तो ये देखो, रिफ्रेश किया, तो मैंने कर दिया ना, एक कर सकते हैं टैक्स डेंजर और टैक्स सेंटर। तो अब यहां पे ऐसे आएगा, ठीक, ये वाला यहां से हटा दो, अब यहां पे ये भी हेडिंग ही है, H1 H2 H3 करके सारे हेडिंग, साइज का फर्क, ये वो डीप लगा हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय, और यहां पे नजर मारो, ये देखो डिस्प्ले नेम फॉर किसके लिए होता है? कॉलम के नेम के लिए। डिस्प्ले फॉर किसके लिए होता? कॉलम की वैल्यू के। डिस्प्ले फॉर किसके लिए होता? कॉलम की वैल्यू के लिए। मीनिंग पड़ता है। इसी तरह से डिस्प्ले नेम फॉर, ये किसके लिए हो गया? एड्रेस के लिए। ये की वैल्यू के, ये हेडिंग के लिए, और ये वैल्यू, ये लैम्डा एक्सप्रेशन होती है, ये वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर ये ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिक्लेयर होगा जो मॉडल ऊपर है। माउस लेके जाया करो, पता चल जाता है। ठीक, और उसके बाद तभी ये मेंबर आते हैं हेल्प में, देखो डॉट, ये देखो आ रहे हैं सारे डॉट, और ऐसे ही सेल, ये डाटा डिस्प्ले हो गया। आपने नोटिस किया यहां फॉर्म टैग नहीं लगा, लेकिन फॉर्म जो एडिट में था और क्रिएट, क्योंकि इसे डिस्प्ले करना और कुछ नहीं करवाना, तो टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। एक ये देखो, ये सिंपल क्या हो रहा है यहां, एक और यहां पे देखो, ये इन्होंने एक बिगिन फॉर्म लगाया, एक फॉर्म टैग, जैसे बताया था जब आपने सबमिट करना हो। और ये देखो इनफो टाइप सबमिट, ठीक, क्योंकि अभी डिलीट का कोड तो लिखा ही नहीं हमने, डिलीट का कोड तो लिखना है, और वो हम लिखेंगे इसके सबमिट। और जितनी चीजें इस फॉर्म टैग में वो ही सबमिट होगी।
ऊपर वाली ग्रिल, मैंने क्या बोला था, फॉर्म टैग क्या एक ब्लॉक है, कितनी इंफॉर्मेशन आपने सर्वर पे भेज दी। ठीक, अब इसके अंदर ये बटन है, ये डिफॉल्ट की जगह इसको क्या कर लो, डिलीट का है तो क्या कर दो, डिलीट। ये बैक टू लिस्ट है, नीचे लगा लो चाहे यहां, कोई फर्क नहीं। तो ये देखो एक किया, अब हमने इसका कोड लिखना है डिलीट का। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये सबमिट का बटन है, ठीक, तो इसको ये सबमिट करेगा और सबमिट करने पे डिलीट वाले एक्शन पे जाएगा, लेकिन जाएगा उस पे जिस पे लिखा होगा HTTP कोड। तो यहां पे आगे ये देखो HTTP पोस्ट पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट, और यहां ये भी लगा लो, इसके लिए सिक्योरिटी के लिए देखो यहां लगा हुआ, ये देखो जब आपका यहां पे है, तो जब ये सबमिट होगा तो बताया था उसी नाम का आपको एक्शन बनाना जिस नाम का व्यू है, और यहां जब सबमिट होगा तो क्या पास करेंगे, तो यहां पे वही क्या पास किया, एम्प्लॉय। अगर मैं पास करूंगा आईडी, मान लो जैसे हमें तो पता आईडी है, ऐसे जैसे लिखा है, तो आपको पता सेम नाम के दो मेथड तभी हो सकते हैं जब ओवरलोडिंग होगी। ओवरलोडिंग का रूल है सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया सिंपल एम्प्लॉय मॉडल। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एक यहां पे पहले फाइंड करेंगे या चेक कर लो, वे एम्प्लॉय में, अब देखो चीज पता है तो कर सकते हैं, रिटर्न HTTP नॉट फॉर्म, अगर है तो उसे फाइंड करेंगे, और इस एम्प्लॉय में क्या होना चाहिए, आईडी, क्या होना चाहिए, आईडी। अब इसमें आईडी है या नहीं इस पे हम बाद में आते हैं, पहले फाइंड क्या लिखोगे, वेयर एम्प्लॉय फ्रॉम DB, वेरिएबल के नेम मीनिंगफुल होने चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड और एम्प्लॉय डॉट आईडी। अब ये फाइंड का कोड इसी में लिख लिया हमने कितनी बार, फिर चेक कर लो, अगर ये नल है तो वो क्या करे, रिटर्न HTTP नॉट फॉर्म। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप इसे क्या करो, डिलीट। तो जैसे ऐड करने के लिए ऐड कमांड है, डिलीट के लिए क्या होती, रिमूव, और यहां पे एम्प्लॉय फ्रॉम DB, और डेटाबेस में अपडेट करने के लिए क्या कमांड है, सेव चेंजेस। बस डिलीट होने के बाद कहां जाना है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, ये भी लिख सकते हो ऐसे, नया तरीका, नेम ऑफ और सीधा एक्शन का नेम, डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, नया पढ़ ले, डबल कोट्स में तो चलता ही ऊपर लिखा ही था। इसका क्या मतलब है, नेम ऑफ, फिर आपको एक्शन का नाम ही देना है, डबल कोट्स में स्ट्रिंग नहीं बनाना पड़े।
और यहां लगा लेंगे ब्रेक पॉइंट और इसको हम क्या करेंगे, टेस्ट। अप्लाई हो गए, सेव अपडेट डिलीट फाइंड टेस्ट। कोड की सेपरेशन है, हर एक का अलग व्यू है। पहले ये सारा काम हम एक पेज, याद है employee.asp पेज होता था, उसी के अंदर सेव अपडेट डिलीट फाइंड डिस्प्ले, बट यहां पे हर एक का अपना अलग अलग व्यू। ठीक, तो अब हम लोग इसको रन करेंगे और टेस्ट करते हैं। ठीक, ये मैंने सिंपल फ्लो में मैंने बताई, करने की जरूरत नहीं। अब दोबारा से हम इसी एप्लीकेशन को बनाएंगे, उसमें ऐड ऑन करेंगे वैलिडेशन। ठीक, एक आप उसमें नई चीज पढ़ लेंगे, क्या है वैलिडेशन। दूसरा, व्यू का कोड हम खुद लिखेंगे सारा, फिर जिससे आपको सारा कोड पता होगा। एम्प्लॉय लिस्ट क्लिक किया और ये डिलीट, जिस पे क्लिक किया ये डिटेल आ गई, और जब आप इस पे क्लिक करते हो देखो आ गया वहां पे, और इसमें चेक करो आईडी है कि नहीं, और ये देखो आईडी डिलीट। ठीक, आ रहा है देखो, बाकी नल है। F10 देखो, और ये आ गया, रिमूव हो गया, और सेव होने के बाद कहां जाएगा, इंडेक्स लॉज। कितने रिकॉर्ड रह गए, 2। तो इस तरह से ये एक सिंपल एप्लीकेशन हमने बना। अरे आगे अब डरना नहीं, 90% चीजें यही, रिवीजन होगी, नया भी होगा, नया इसमें वैलिडेशन टॉपिक होगा, नया इसके अंदर व्यू का कोड सारा हम खुद लिख देंगे, गाने और टेम्पलेट यूज नहीं करेंगे, और छोटी छोटी चीजें होंगी। ठीक, तो अब हम एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, और ये एप्लीकेशन तो ध्यान से मैंने बताया था, इस तरह के 4-5 तरीके से प्रोग्राम बनाने हैं। कोई क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब जो प्रोग्राम मैंने कंप्लीट किया, इसको 2-3 बार करके देख लो। ठीक, धीरे धीरे सिंटैक्स भी यूज टू होने जरूरी है। ठीक, अब यहां पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और ASP.NET वेब एप्लीकेशन, then next project name, तो वेब एप्लीकेशन 17 MVC, और इसमें हम सीखेंगे साथ में वैलिडेशन। ठीक, और कोड फर्स्ट तो होगा ही। ठीक, और इसमें हम लोग लेआउट भी _1031 प्रोग्राम इतना थोड़ी याद रहेगा, कल कोई चीज देखनी हो तो प्रॉपर नेम दिया करो, क्या क्या है इस असाइनमेंट में सीखने का। लेआउट सीखेंगे, वैलिडेशन सीखेंगे, कोड फर्स्ट हमें आता ही है, बाकी एमवीसी को चलता है। कहां सेव करना, ब्राउज किया तो मैं सेव करता हूं डी ड्राइव के अंदर ASP.NET MVC। एक ASP.NET MVC
Then click on create. एक क्लिक करो और MV. Then click on create. वही MVC एप्लीकेशन है. सबसे पहले आप बताओ वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन सिंक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, एंटी फ्रेमवर्क मॉडल बनाएंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, माइग्रेशन इनेबल करेंगे, ऐड करेंगे और अपडेट. अब आपको वो पता हो जाना चाहिए. अब जो आता है ना प्रैक्टिस है, कर लिया. तो सबसे पहले वेब कॉन्फ़िग फाइल में ठीक, और यहां पे कहां पे ऐप सेटिंग के बाद में भी लिख सकते हो, चाहे सिस्टम डॉट वेब के बाद में. चलो जहां आदत है वहीं लिखते हैं. कनेक्शन स्ट्रिंग और यहां पे ऐड नेम ऑन STR, ये कनेक्शन सिंक की का नेम. केस सेंसिटिव होता है सारा. सर्वर इज इक्वल टू डाटाबेस सर्वर का नेम. एक ये डाटाबेस सर्वर का नेम है. कल को लाइव करेंगे, लाइव का नेम आ जाएगा. और डेटाबेस, और यहां पे डाटाबेस और डेटाबेस का नाम क्या है? DB स्टूडेंट. इस बार चेंज कर देते हैं, एक _ 1031. इस नाम से ये डाटाबेस बनेगा. हम मॉडल स्टूडेंट का बना लेंगे. एक, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू. इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू. ले रहे हैं. और प्रोवाइडर नेम, जिससे ये पता चलेगा डाटाबेस कहां पे बनेगा, कौन से डेटाबेस. प्रोवाइडर नेम, हम तो SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट. सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट. ठीक. अब उसके बाद अब आप लोग वो पैकेज इंस्टॉल कर लो. कौन सा? एंटिटी फ्रेमवर्क. टूल्स पे गए, वही नगद पैकेज, मैनी नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन. क्लिक किया, और क्या लिखना है? एंटिटी फ्रेमवर्क. और यहां पे एंटिटी फ्रेमवर्क जो पैकेज है आपका, ये
पे लिखा हुआ एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर नहीं, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे कोर तब है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क। और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर और उसके बाद इंस्टॉल, यहाँ पे क्लिक किया इंस्टॉल। और आई एक्सेप्ट। एक तो इस तरह से अब आपने क्या करना है, तो देखना ये पैकेज इंस्टॉल हुआ तो पैकेजेस डॉट कॉन्फ़िग में गए और ये इंस्टॉल ठीक है जी। अब हम बनाएंगे मॉडल। नेक्स्ट स्टेप पे ही है, मॉडल पे राइट क्लिक करो, ऐड। अब तो ये स्टेप्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, आपको पता ही है। फ्रेमवर्क पहले लोड कर लो, बाद में लिख लो, ठीक। शुरू में याद रखने के लिए तो ऐड क्लास और इसका नेम दे दो क्या, स्टूडेंट। आ गया पब्लिक क्लास स्टूडेंट एक, और ये आपकी है स्टूडेंट क्लास एक। जैसे एम्प्लॉय बनाते थे, पहली मेंबर क्या होगा आपका, प्रॉप और ये आईडी, स्टूडेंट आईडी। इसको क्या बना लेगा ये, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। अब कितनी चीजें पता है। उसके बाद दूसरा क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्टूडेंट का नेम। एक इसी तरह से प्रॉप स्ट्रिंग एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस। इसी तरह से यहां पे एज, और इसी तरह से यहां पे स्ट्रिंग एक और ले लिया, ईमेल। क्लियर है। तो इस तरह से ये, अब आपने इसके ऊपर कुछ वैलिडेशन लगानी मॉडल पे। अगर हम मॉडल पे वैलिडेशन लगा देंगे तो इसको जहां भी यूज करेंगे अपने आप अप्लाई होगी। जैसे मैं चाहता हूं नेम, एड्रेस, एज और ईमेल, इसको खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक। तो क्या करोगे, ध्यान से देखना आप। ठीक, यहां पे क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड, और यहां पे इसका नेम स्पेस ऐड कर लो, ये लो, और ये ऊपर ऐड हो गया सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। अब धीरे धीरे हम वैलिडेशन वाली साइट भी जाएंगे, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आगे। सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड है या कस्टम वैलिडेशन है, सारा कुछ आपका आएगा। अभी जितना मॉडल पे समझो पहले वो है। दोबारा देखो, एड्रेस जिसके ऊपर लगाओगे, और ये रिक्वायर्ड, ये एड्रेस जिसके ऊपर आप लिखोगे एक, और यहां पे ये भी लिखो। जैसे एज है, एज में तो नल आएगा ही, क्योंकि डाटा टाइप क्या है इसकी, इंटीजर है, और इंटीजर में जितना रूल कहता है उसमें आपका नल नहीं आ सकता।
इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। अगर आप चाहते हो कि इंटीजर में नल आ जाए तो क्या करो? तो एक नई कहानी याद रखनी, डाटा टाइप के साथ क्या लगा दिया? इंट के साथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग ये होता है कि नल अलाउ है, यानी कि एज में नल आ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन मार्क का मतलब होता नल अलाउ, जैसे अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो नल अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। हमेशा याद रखें। एक चीज बताना मेरे को, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है क्लास में, इसका क्या रोल होता है? पढ़ा हुआ सबने? जितना सबको पता है क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है जी, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ अपने आप कॉल होता है। ऐसा क्या कितना रिक्वायर्ड ऊपर लिख दो ब्रैकेट जी। वैसे ही मेरे याद आया, मुझे मन में आया, मेरे जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसका मुझे फायदा बताओ बस। कई बार क्या होता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होता है, न्यू करके इसका क्या फायदा? कंस्ट्रक्टर क्यों बनता है? कौन सा उप्स पढ़ा हुआ आपने? कौन सी C++ पढ़ी है? याद रखना, जो क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका काम क्या होता है? जितने भी उस क्लास के मेंबर होंगे उनको इनिशियलाइज करता है। क्या करता वो? इनिशियलाइज। मतलब ये है, जैसे मान लो ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक? अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने तो बनाया नहीं कंस्ट्रक्टर इसमें, तो वो क्या करेगा? इन सभी मेंबर आईडी, नेम, एड्रेस, एज और ईमेल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। जैसे आईडी इंटीजर है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा 0। नेम और एड्रेस स्ट्रिंग है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा नल। एज उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा 0। ईमेल उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा नल। इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है। जैसे आप कभी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जब उनके मेंबर को एक्सेस करते हैं, कभी नल का एरर थोड़ी आता है या कुछ ऐसे, क्योंकि उनको चीजें इनिशियलाइज हो चुकी होती। एक तरीका होता हम खुद लिखते हैं, मैंने देखा कई बार बच्चे क्या करते हैं जी, क्लास बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और जितने वेरिएबल लिए होंगे उनको वहां इनिशियलाइज कर देंगे। a = 0, b = null, c। ओ भाई, अगर डिफॉल्ट वैल्यू के अलावा कुछ लिखना तो लिखो। जैसे आप चाहते हो एज बाय डिफॉल्ट 1 आ जाए, तो कंस्ट्रक्टर में आपको लिखना पड़ेगा एज = 1। 0 तो होगी नहीं, या कुछ भी ऐसे, तब तो हम कंस्ट्रक्टर में अपना काम झाम ऐड करें। याद रखना एक चीज, तो क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जितने भी मेंबर क्लास में लिए होंगे उनके डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होता है। हर एक डाटा टाइप की अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, याद रखना ही। एक तो मेरा मतलब कहने का ये था कि अब इसमें नल नहीं आएगा, रिक्वायर कर देना, खाली नहीं छोड़ सकते इसको भी। और एज में मैंने सिखाने के लिए बताया क्वेश्चन मार्क होता है नल अलाउ, क्योंकि इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। पर मुझे इसमें नल ही डालना है, तो आप याद रख लो क्वेश्चन मार्क। और ईमेल को भी आप खाली नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर।
अगर आप ये भी लगाना चाहते हो कि ये लो कि ईमेल जो है प्रॉपर एंटर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस वैलिड फॉर्मेट, ईमेल जो लिखते हैं abc@ प्रॉपर लगा है, आगे डोमेन नेम, जो ईमेल का रूल होता है, ये नहीं चेक करता ईमेल ठीक है कि गलत है, ये सिर्फ ईमेल का फॉर्मेट चेक करेगा। ये आ गया। अगर आप ये वैलिडेशन लगाना चाहते हो कि भाई एज जो है बिटवीन दिस, क्या करोगे? यहां पे रेंज होगा, क्या होगा? रेंज। और यहां पे मिनिमम वैल्यू दे दी आपने, मान लो 18, मैक्सिमम वैल्यू दे दी आपने 21। तो हम ऐसे रेंज दे सकते हैं। ठीक, तो थोड़ी सी मैंने वैसे ही शुरुआत की है, कुछ आगे आने वाले टाइम पे ऐसी चीजें होंगी। यहां वैलिडेशन लगाने का ये फायदा है कि इस मॉडल को जहां भी यूज करोगे वहां लगाने की जरूरत नहीं। मान लो ये स्टूडेंट मॉडल 6 जगह यूज हुआ है, 6 जगह आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं, एक जगह लगा दी, 6 जगह अपने काम। एक रेंज समझ गए ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे कुछ और वैलिडेशन आएंगी, वैलिडेशन पढ़ाई नहीं है अभी, थोड़ी सी शुरुआत की है कि हम ऐसे कर सकते। चले आगे, ये तो समझ आगे होंगे, रिक्वायर्ड रेंज, ईमेल। अब आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाओ, डेटा प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम दे दिया डेटा, और उसमें क्लास बनाओ एप्लीकेशन डीबी कॉन्ट्रैक्ट। देखो कुछ नया तो हमने सीखना ही, तो आता है वो तो पता है, अभी फायदा होता है, एक बेस बन गया हमारा। अब जो चीजें आपको करवा रहे हैं उतनी ही याद रखनी। ऐड क्लास, और क्लास का नेम दे दिया क्या, बोलो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टैक्ट। ये लो जी, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टैक्ट। सारा डाटाबेस मैनेजमेंट तो यहां से होती है। और उसके बाद क्या लिखोगे, डीबी कॉन्टैक्ट। और ये उसका नेम स्पेस। अब इसके अंदर क्या करना है, क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ। कैसे बनाते हैं, CTOR। अब इस कंस्ट्रक्टर में कॉल करना मैंने किसको, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो बेस, और ये आपका आ गया कनेक्शन स्ट्रिंग। प्रेस करो, पता है, बताया होगा। ठीक, तो ये बेस क्लास कौन सी है, डीबी कॉन्टैक्ट, और उसमें पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके बाद जो चीजें करवाई होती है उसमें उसकी स्पीड हम रख लेते हैं वैसे, क्योंकि हमें आता है। पहली बार तो मैंने 15-20 मिनट यहाँ लगाए थे, पूरा आपको समझाया। ठीक, अब आपने यहाँ क्या, डेटाबेस, ये टेबल बनाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट, तो इसका नेम स्पेस आप ऐड कर लिया। और यहाँ पे सजेस्टेड नेम आते हैं, ये तो इस तरह से भी
अब उसके बाद आपने क्या करना है बोलो, माइग्रेशन को इनेबल, माइग्रेशन जो है उसको क्या करोगे, एक लिख लिया इतना। अब आप टूल्स मेन्यू पे जाओ और पैकेज मैनेजर कंसोल, बताइए आपको क्या लिखेंगे, इनेबल हाइफन माइग्रेशन, ये माइग्रेशन नाम का फोल्डर बनाएगा और जो आगे काम करते जाएंगे वो सारी फाइल माइग्रेशन का बनती जाएंगे। तो अपडेट डाटाबेस कमांड है वो माइग्रेशन फोल्डर के अकॉर्डिंग काम कर हो गया। और ये देखो ये माइग्रेशन फोल्डर बन, एक उसके बाद ऐड हाइफन माइग्रेशन, इसी चौथी बार तो नहीं लिख रहा हूं ये, और आगे माइग्रेशन का नेम दे दिया इनिफ्लोर। पहली बार चलाते हैं तो ये नाम, बाकी फिर जैसा काम होगा वैसा नेम देना है। तो इनिशियल लोड, अब माइग्रेशन फोल्डर में इस नाम से एक फाइल बन जाएगी। ये देखो ये पब्लिक क्लास इनिट लोड और क्रिएट टेबल क्या था, स्टूडेंट, आईडी, नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। और नोटिस करो आईडी क्या है, आइडेंटिटी कॉलम है, ऑटो जनरेट है। ये देखो नेम के आगे क्या आ गया, नलेबल फॉल्स, इसका मतलब नल इसमें अलाउ नहीं है क्योंकि हमने वहां लिखा हुआ रिक्वायर्ड। एड्रेस नलेबल फॉल्स, वहां रिक्वायर्ड लिखा हुआ। और ये देखो एज इंटीजर, इसके अंदर नलेबल फॉल्स नहीं आया। अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता तो इसमें अपने आप ही नल लेवल फॉल्स आता क्योंकि इंटीजर में नल नहीं आ सकता, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। और ये आ गया नल लेवल, और ये आपने क्या बना दी, प्राइमरी। अब लास्ट कमांड है आपकी अपडेट डेटा, लॉजिक पैकेज मैनेजर कंसोल, क्या लिखना है, अपडेट हाइफन डेटा बेस। और अब आपका ये डाटाबेस भी बन जाएगा, टीबी स्टूडेंट जो भी नाम दिया हुआ, और टेबल भी बन जाएगा स्टूडेंट। अब देखो ये चीजें आती थी, कुछ इसमें नहीं खास है, थोड़ा सा मैंने वैलिडेशन डाली है अभी। लो और ये डाटाबेस चेक कर लो, सर्वर एक्सप्लोरर में गए और ये सबसे ऊपर अपने आप ही ऐड है, और यहां टेबल्स पे जाओ, अब उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये क्या आपका, ठीक है जी, और इसके अंदर जो भी कॉलम थे वो आपके ठीक है। अब हमने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्लोज किया सारा, अब हम बनाएंगे कंट्रोल। मॉडल बन चुका है, और मॉडल हमने कहां से बनाया, एंटिटी फ्रेमवर्क की कोड फर्स्ट अप्रोच। अब आ जाओ कंट्रोलर, अब कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड
कंट्रोलर, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी और ऐड, ठीक। और यहां पे डिफॉल्ट आ रहा है, आप इसकी जगह स्टूडेंट लिख, क्या लिख दो, स्टूडेंट। और ये कन्वेंशन है, पता आपको जितने मर्जी कंट्रोलर हो सकते हैं, 100 भी होंगे प्रोजेक्ट में। देन क्लिक ऑन ऐड, तो ये आपका कंट्रोलर बन। अब इस कंट्रोलर के अंदर मॉडल को एक्सेस करेंगे, ठीक। तो ये कंट्रोलर आपका ये बन ले जी। अब यहां पे रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसमें होम कंट्रोलर चल रहा होगा, देखा अगर आपने। अब ये आपका एक डिफॉल्ट कोई थीम है अप्लाई, आपका मन है मैंने कोई और थीम अप्लाई कर, ठीक। अब मैं आपको ये चीज भी सिखाऊंगा, थीम कैसे होगा, बोलो थीम कौन बनाएगा। ये काम होता है कंपनी में, डिजाइनर होते हैं, प्रोफेशनल डिजाइनर, जिन्हें फोटोशॉप इन चीजों का नॉलेज होता है, ठीक। बट हमें डेवलपर है, हमें अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट कोई भी आता है, उसमें 5-6 टेम्पलेट बना लेने, क्लाइंट को भेजने कि कौन सा डिजाइन तेरे को अच्छा लगा है, फिर वो डिजाइन डेवलपर को देते हैं, हमें अप्लाई कर। तो कैसे करते हो ये चीज अब हम मैं पहले कंट्रोलर का कोड लिखने से, ठीक। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है जिसका नाम है bootswatch.com, बूटस्ट्रैप नहीं, बूटस्वैच। अब ये भी मैं काफी यूज करूंगा धीरे धीरे। ये लो, ये इसका URL है, ये बूटस्ट्रैप नहीं है, बूटस्वैच। ये जो वेबसाइट है इसमें थीम अवेलेबल है, फ्री है, फ्री है, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई करने आने चाहिए, हमारा मोटिव तो ये है, ठीक। तो इस वेबसाइट पे जाओगे और यहां से ये आपके सामने क्या आ रहे हैं सारे, ये लिखा हुआ फ्री थीम फॉर, ठीक। मैंने नहीं बनाए, इनके पास जो भी ये वेबसाइट है। अब आपने थीम, तो सबसे पहला वर्जन, तो यहां पे वर्जन 3 चूज कर, इससे MVC में 3 चलता है। जो 4 पढ़ेंगे उसमें बूटस्ट्रैप नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये बूटस्वैच है। एक जो आप 5 कह रहे हो बूटस्ट्रैप का है, ठीक। ये बूटस्ट्रैप जो नाम उन्होंने वैसा रख दिया, आप कंफ्यूज होते हैं कि बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन है। बूटस्ट्रैप नहीं है, पहली बात नहीं, ये बूटस्वैच एक नाम रखा हुआ, देखने में लगता है भी कोई डिजाइन वाली चीज है। तो ये वर्जन 3 हमने यूज करना है। अभी जब हम MVC कोर में काम करेंगे तो जो इसका लेटेस्ट होगा वो ही यूज करेंगे। तो आप वर्जन 3 चूज कर लो। देखो फ्री वाला है, इतना तो करना ही पड़ेगा, उनको थोड़ी बोलेंगे चेंज करो, ना पैसे देने और उनको बोले चेंज करो, हमारे अकॉर्डिंग उतना नहीं मिलेगा। लो वर्जन 3, और ये थीम्स पे जाओ, ये लिस्ट है 12-15 होंगे ये थीम, इनमें से कोई भी उठा लो। मैंने क्या किया, मान लो ल्यूमन उठा लो, कौन सा, कोई भी हो सकता है। अब आपका रूल ये होगा, जब भी नया प्रोजेक्ट बने थीम हमने अप्लाई करना, बस
ल्यूमन पे क्लिक किया, एक कुछ ऐसा सा आएगा, जैसे डार्क सीनी ऐसे आएगी, और यहां पे ल्यूमन चूज करने के बाद यहां पे इसकी है bootstrap.cs, ये है बूटस्ट्रैप उसकी जो बनी। सारा खेल बूटस्ट्रैप का है, और पता चलेगा आज आपको, जब हम लिखते हैं टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेंटर, बीटीएन, ये असल में कैसे यूज हो रही। तो bootstrap.cs पे क्लिक किया और ये CSS आ गया। ठीक, अब आपने क्या करना, इसको सेव कर लो, कंट्रोल एस। ठीक, और इसका नाम मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, और इसका नाम दे दिया bootstrap_Lumen। सेम नाम क्यों, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी की है। bootstrap_Lumen, और ये है कास्केड स्टाइल शीट नीचे लिखा आ रहा है, और इसे डेस्कटॉप पे जहां भी चाहो सेव कर लो, वो आपकी चॉइस। ये सेव है। ठीक, आप डेस्कटॉप पे जाओ और यहां पे कहीं रिफ्रेश करो, देखो कहां पे, ये है। तो मुझे वह नाम है bootstrap_Lumen। आप इसको उठाओ और यहां से कट कर लो, चाहे कॉपी। मैंने यहां से इसे कॉपी, जो डेस्कटॉप पे सेव किया, तो फाइल होगी, और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में जाओ, और इसके अंदर बताया हुआ थोड़ा सा बैकग्राउंड, कंटेंट फोल्डर में जाओ और पेस्ट करो। कंटेंट फोल्डर पे गए और पेस्ट, कंटेंट फोल्डर पे गए और पेस्ट। ठीक है, bootstrap डॉट, ये देखो यहां आ गया होगा, आ गया ना ये। अब ये वाला bootstrap अप्लाई कर, यही है, ये कर लोगे। मैंने क्या किया, bootstrap में गए, वहां से थीम चूज किया, उसकी bootstrap बना के यहां रख। अब यहां पे ये वाली bootstrap कैसे वो लेआउट पे चेंज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर जाओ ऐप स्टार्ट। स्टेप्स होते हैं बच्चे, प्रोग्राम में ही नहीं होते, तो इसमें आप गुस्सा नहीं कर सकते कि इतने स्टेप्स हैं। 2-4 बार स्टेप्स याद रखने, 5वीं बार तो आप खुद ही शॉर्टकट ढूंढ लोगे कि इतने स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं। बंडल config.cs फाइल है, ये बंडलिंग का कंसेप्ट है, जो नया वर्जन है उसमें नहीं है। इसे जितना चाहिए मैं उतना ही सिखाऊंगा। ठीक, बंडल config.cs, तो ये जो बंडलिंग का कंसेप्ट पहले था, जैसे आप अपनी लैंग्वेज आ रहे, फोल्डर, फोल्डर का क्या फायदा होता, एक जैसे काम के लिए अलग फोल्डर बना लिया, जैसे इन्वेंट्री काम के लिए, पेरोल काम के लिए, ऐसे अलग अलग। फायदा क्या होगा, जब मुझे उसका कुछ करना एक्सेस, तो मैं सीधा उस फोल्डर का पाथ दूंगा। अब उस फोल्डर में 2 फाइलें हो चाहे 200 फाइल हो, नहीं तो क्या होता, मान लो इन्वेंट्री में 15 फाइलें हैं, मुझे 15 की 15 फाइल के पाथ देने पड़ेंगे। ऐसे में एक फोल्डर का पाथ दूंगा, 15 फाइल वहां से एक्सेस हो जाएगी। तो ये बंडल क्या आपका एक वही कंसेप्ट है, बंडलिंग जैसे होती है ना लकड़ियां से, उसको आप बांध देते हो, ये वही। ठीक, तो अब ये बंडलिंग, बंडल कॉन्फ़िग में गए और यहां पे
ये अलग अलग बंडल बने हुए हैं, कोई jQuery के लिए, कोई वैलिडेशन के लिए, कोई बूटस्ट्रैप के लिए। हम अभी अपना बूटस्ट्रैप वाला बंडल ही देखेंगे, ये वाला है बंडल डॉट एड, और यहां ये बंडल पहली बात, ये स्टाइल बंडल लिखा आ रहा है, ये बूटस्ट्रैप का ही होगा। अगर स्क्रिप्ट बंडल लिखा आ रहा है तो JS का, नाम से पता चल रहा, स्क्रिप्ट और स्टाइल। ये बंडल का नाम है, ये पाथ नहीं है, याद रखना, ये कुछ भी हो सकता है। आगे बताएंगे, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब इस बंडल में क्या है, डॉट इंक्लूड करके अभी सिर्फ इसमें 2 फाइलें हैं। कितनी है? 2। कल को 5 भी हो सकती, 10 भी हो सकती। फायदा क्या होगा, जहां भी मैं एक्सेस करना, इन फाइल का नाम नहीं लिखूंगा बाहर, मैं सिर्फ क्या नाम लिखूंगा, बंडल। ये क्या, अब मैं इस बंडल को चेंज करूंगा, क्योंकि यहां जो बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है आपका ये, लेकिन हमने जो बनाई है फाइल कंटेंट फोल्डर के अंदर, एक उसका नाम है बूटस्ट्रैप -Lumen, यही है ना। तो आप इसको ये नेम, ताकि गलती ना हो गई, और यहां पे आप इसको ठीक, यानी कि ये ना इसका पाथ है, ये टिल्ड सिंबल होता है आगे जो होता है ना, ये लिखा होता है, ये क्या करता है, आगे का पाथ खुद उठा देता है। आगे का पाथ जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं, डी ड्राइव, ये फोल्डर, ये फोल्डर नहीं, ये वहां तक का कंटेंट फोल्डर से बाहर का पाथ उसने खुद लिख लिया। सिर्फ आपको लिखना /content, आगे का पाथ देना बस। और मैंने अपनी जो फाइल थी वो पाथ दे दिया। ये साइट तो रहने दे तो डिफॉल्ट। अब इस बंडल को कहां अप्लाई करना है, लेआउट, बताया हुआ। सारा डिजाइन कहां से आता है, लेआउट। अब लेआउट को पता चलेगा कि ये वाली बूटस्ट्रैप मेरी नहीं चाहिए। अब कहां जाओगे, चलो जी, लेआउट में कैसे जाते हैं, बोलो जल्दी। यूज, शेयर और लेआउट, ठीक। अब तभी थोड़ा लेआउट पहले बता चुका, अगर आज बताता तो आज फिर कंफ्यूज हो जाना था। एक लेआउट, और ये देखो पहली लाइन ही देख लो क्या लिखा आ रहा है, स्टाइल डॉट रेंडर, और आगे क्या नाम है, बंडल। ये देखो इस बंडल का नाम क्या है, content/css, और ये वाला लेआउट पे आ गया। ये लेआउट मैंने कहानी बता, बस हो गया। अब जो है, जो आप लिखोगे टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट समथिंग, इस बंडल में जाएगा, यहां गया, और यहां पे ये वाली बूटस्ट्रैप में जाएगा, कंटेंट फोल्डर के अंदर ल्यूमन वाली, यहां से उठाए, ठीक। तो थोड़ा सा आपको डिजाइन में डिफरेंस मिलेगा। देखो याद में जो बूटस्ट्रैप अप्लाई होता है ना, ये जो क्लासेज हम यूज करते हैं कॉमन सब में होगी पहली बार, जब टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट समथिंग, बस ये फर्क होता है, थोड़ी बहुत कलर स्कीम अलग होगी, याद रखना। अभी तो हम डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप यूज कर रहे थे, तो टेक्स्ट प्राइमरी का थोड़ा कलर है, अगर आप करेंगे हो सकता है थोड़ा सा कलर डिम हो, लाइट या जैसा भी हो सकता है। इसलिए अब क्या क्लास वही होगी, टेक्स्ट हाइपर सेंटर, टेक्स्ट बीट, जो आपने पढ़ी है, पर जो बूटस्ट्रैप अप्लाई किया, ये जो थीम बनते हैं ना, तो पूरे प्रोजेक्ट का थीम एक जैसा होता है, तो उस थीम के हिसाब से ये कलर उन्होंने किए होते हैं। ठीक है, देखो चेंज हो गया ना डिजाइन, नजर मारो, ये लाइट आ गए सारे, ठीक। तो इस तरह से अब आप उल्टा, क्लोज करता हूं मैं, दोबारा से देखो,
मुझे बोला जाए कि थीम चेंज हुआ तो मैं सबसे पहले देखो व्यूज पे गया, शेयर और लेआउट के अंदर कि देखोगे कौन सा बंडल है जो यहाँ यूज हो रहा है स्टाइल के लिए। तो आपने देखा स्टाइल डॉट रेक्टर। फिर आप इस बंडल पे पहुंच जाओगे, ऐप स्टार्ट में गए, बंडल और यहाँ पे ढूंढोगे तो आपको ये बंडल मिल जाएगा। जब आपको ये बंडल मिल गया फिर आपकी ये फाइल ढूंढोगे, कहाँ जाओगे, कंटेंट फोल्डर के अंदर। फिर हम कंटेंट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे ये फाइल होगी, मतलब ये बूटस्ट्रैप अप्लाई। यानी कि मतलब कहने का कि किसी ने थीम बना के दिया, आपको अप्लाई करना है। थीम का मतलब ये होता है जो बूटस्ट्रैप है वही चेंज हो। क्लियर है? तो इस तरह से ये मैंने आपको एक कंसेप्ट, आगे से हम रोज जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम ये तीन अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। ये 2-3 बार देख लेना कैसे। सबसे पहले बूटस्ट्रैप में जाना है, वहां से आपने कुछ नहीं है, ये देखो एक बार आप ये देख लो bootstrap.com, फिर वर्जन 3, वर्जन 3 और उसके बाद कौन सा थी, मान लो ये टी है, सबसे लास्ट में क्या है, ये टी क्या, कहाँ करेंगे, कंट्रोल। ये थीम अप्लाई करना मैंने बताना। ये लेआउट है, लेआउट पूरा टॉपिक पढ़ना, एक लेक्चर लगना है, ये नहीं करो यार। ये तो सिर्फ एक बेस बनाया कि हल्का सा ऐसा काम होता है। असल में लेआउट के ऊपर अब एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लेआउट है, मल्टीपल मॉड्यूल होंगे, मल्टीपल थीम होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करोगे। तो हर एक चीज पे वैलिडेशन पे टॉपिक लगा, लेआउट का टॉपिक अलग। अब आपने स्टूडेंट कंट्रोलर पे गए और यहाँ पे डाटा कैसे एक्सेस करते हो बताया हुआ, प्राइवेट, ये वेरिएबल क्लियर कर रहे हैं, रीड ओनली, रीड ओनली मेंबर है, रीड ओनली हो सकते हैं, टाइम पे भी चेंज हो सकते हैं, बट रीड ओनली मेंबर एक जगह चेंज हो सकते हैं, कहां पे, क्लास के कंस्ट्रक्टर। देखो रीड ओनली ना लो तो कुछ फर्क नहीं लगेगा, सिंपल ले लो, लॉस थोड़ा कोई काम हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन उस वेरिएबल को बीच में भी चेंज कर सकता, और जब वो चेंज करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमने इसीलिए क्या किया, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट, एक आप इसका नेम स्पेस ऐड कर, क्लास है ये, यहां पे गए, लॉन्च एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट, इस टाइप का आपने वेरिएबल, रीड ओनली है तो ये सिर्फ चेंज हो सकता है कहां पे, कंस्ट्रक्ट। ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं बना, जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी स्टैक, पर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, CTOR और टैब प्रेस, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब जाके इसका ऑब्जेक्ट बना रीड ओनली। आप रीड ओनली मेंबर को कहीं और आप चेंज नहीं कर सकते।
अब उसके बाद आ जाओ इसी के नीचे एक पब्लिक एक्शन रिजल्ट। ठीक, अब यहां पे रिटर्न टाइप क्या है? एक्शन रिजल्ट। लेकिन ये जो व्यू रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? व्यू रिजल्ट। ये देखो, नहीं पता तो व्यू पे एक्टर या यही है। इसके रिटर्न टाइप क्या है? व्यू। क्या रिटर्न टाइप है? व्यू रिजल्ट। अब जितना का हमें नॉलेज है, रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। मतलब ये व्यू रिजल्ट है तो ये भी क्या होना चाहिए फिर? व्यू रिजल्ट। जितना हमें नॉलेज था हमने कर देंगे व्यू रिजल्ट। आप ये देख लो, पहली बार पढ़े क्या नॉलेज, अब दूसरी बार पढ़ोगे कुछ और, तीसरी बार करवाऊंगा, आप पढ़ने का लेवल बच्चे ऐसा होना। ऊपर का कोई फायदा नहीं। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, चीजें सारी पढ़ लेते ढंग से कोई भी नहीं। अगर एक ढंग से कर लो, दोबारा पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती। आपको वो इस तरह से सिखा देंगे, आप जावा में भी काम कर सकते हो, पाइथन में भी, PHP में भी। इसमें तो खैर कर ही दो। हम भेजते हैं अपनी कंपनी में बच्चे, पढ़ाई है, जाते किसी और में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं, कर लेगा काम। तो अपना लेवल है, जिस मर्जी में काम, क्योंकि कंपनी में नखरे नहीं चलते। तो वहां पे जितनी देखो, जितने प्रोफाइल के लिए हम फिट बैठेंगे तभी ऑप्शन मिलेगी डिमांड सप्लाई की। ठीक, तो इसलिए तभी अगर कंसेप्ट ले लो। अब देखो मैंने यहाँ कर दिया व्यू रिजल्ट, कर दिया, फिर आप बोलोगे एक्शन रिजल्ट क्या है? नीचे आएंगे तो उसकी बारी आएगी, फिर समझाएंगे कि एक्शन रिजल्ट का क्या रोल, क्यों ये एक्शन रिजल्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे लॉग, अब ये डिस्प्ले का कोड है। तो बैच डाटा टाइप, चलो आज मैं आपको काम देता हूं, बैच डाटा टाइप पढ़ के आ, और इसके बारे में 10 मिनट बोलना है। अब देखता हूं आप कहां से क्या पढ़ के आते हैं। गूगल से पढ़ो, किसी से पूछो। एक वैर के उपरांत 10 पॉइंट होने चाहिए। एक अभी तो आपको यही पता है कि वैर एक ऐसी टाइप है जिसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। भाई इतना ही पता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा।